इस बीच हर्षदा जुड़ती हुई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे अब चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इतनी देर हो गई अभी तक आईपीएल की कोई चर्चा नहीं करी आपने। कोई सीएसके आरसीबी आज से शुरू हो रहा है। अरे बाप रे। और धोनी ने तो कैप्टनसी से छोड़ भी दिया। हाँ। एक्चुअली हर टीम आगे का देख रही है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। मुंबई ने हार्दिक पांड्या को बना दिया, वो उस पर काफ़ी डिबेट चल रही है। ये ज़रूरी है, ये मतलब जैसे कहते हैं ना विधि का विधान होता है कि आपको भाई आगे देखना होता है। वैसे मैं आईपीएल इतना फॉलो नहीं करता हूँ आशीष, मैं सिर्फ इसलिए, लेकिन ऑब्वियसली हम मुंबई के हैं तो हमारा तो फेवरेट मुंबई इंडियंस ही रहने वाली है, तो हम तो भाई मुंबई को ही बैट करेंगे और मुंबई की टीम भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन मुंबई टॉप और एक थोड़ा सा क्योंकि दिल्ली का कनेक्शन रहा है तो इसके लिए सेकंड फेवरेट दिल्ली, तो मुंबई वैसे दिल्ली हो जाए तो सबसे बढ़िया है। अपने साथ तो टेंशन है नहीं, भोपाल 11 को आने में बहुत टाइम है अभी, तो अपना तो सब कुछ मुंबई है तो ठीक है, लेकिन आज से वो वीकेंड मजेदार हो जाएगा आप सबका। अच्छा, इस बीच हर्षदा को लेकर आइए स्क्रीन पे और अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और आज सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर होगा आईटी सेक्टर, जो थोड़ा सा एक सरदर्द बन सकता है और शायद उसी वजह से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ज्यादा ठंडा कामकाज कर रहा है। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं भाई एक्सेंचर रिलेटेड? अच्छा, इस बीच भैती साहब आईटी इंडेक्स जरा रेडी रखना, उसका इंडिविजुअल स्टॉक से सबसे बातचीत करता रहूंगा। एक्सेंचर के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आए आशीष और बहुत ही फीका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पहले मैं नंबर्स आपके सामने रख देती हूँ। FY24 में उसके बाद उन्होंने पूरी ग्रोथ गाइडेंस भी घटाई है, क्योंकि गाइडेंस का डेटा आ रहा है तो गाइडेंस जो पहले थी करीब 2 से 5% तक के वो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसे घटाकर 1 से 3% पर लेकर आए हैं। अब कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि क्लाइंट्स की तरफ से जो स्पेंड्स हैं वो काफ़ी टाइट हो चुके हैं और स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में और टाइट हो रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे कंस्ट्रेंट्स ओवरऑल बजट्स में देखने को मिलेंगे इस कैलेंडर ईयर 24 में, वीक मैक्रोस के चलते, इसीलिए दरअसल वो गाइडेंस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसल्टिंग एकदम फ्लैट रहेगा। मैनेज सर्विसेज यानी कि आउटसोर्सिंग में थोड़ी सी बेहतरी आती हुई दिखाई दे सकती है। मिड सिंगल ग्रोथ की वो वहां पर अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन कंपनी कह रही है डिसीजन मेकिंग में अभी भी देरी हो रही है। जेन एआई में पिकअप देखने को मिला है, वहां पर न्यू बुकिंग्स में पिकअप जरूर नजर आ रहा है। तो गाइडेंस घटाया वो एक सेटबैक है। अब गाइडेंस क्यों घटाया मैं आपको बताती हूं। उनके Q2 में उन्होंने क्या डिलीवर किया है। रेवेन्यूज जो आए हैं वो $15.8 बिलियन पर आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 15.81 थे, यानी कि एकदम फ्लैट रेवेन्यू। अपेक्षा थी कम से कम %0.5 बढ़कर आएंगे, वो नहीं हुआ है। कंपनी ने गाइड किया था -2 से 2%, उसी के बीचों बीच वो नंबर डिलीवर है, लेकिन एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। अब चिंता वाली बात यह है कि जो कंपनी की न्यू बुकिंग्स है उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है, और न्यू बुकिंग्स बेसिकली एक इंडिकेटर रहती है कि आगे किस तरह का रेवेन्यू पाइपलाइन बनती हुई दिखाई देगी। तो न्यू बुकिंग्स में 2% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ कंपनी ये भी मेंशन कर रही है कि कंसल्टिंग रेवेन्यूज में 3% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। टेलीकॉम मीडिया वाले सेगमेंट में तो 8% की गिरावट ईयर ऑन ईयर है। ये सारी चीजें हैं जो कंपनी को मजबूर कर रही हैं अपनी गाइडेंस को घटाने के लिए। इस पर इनफैक्ट कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। उनका यही मानना है कि जो अपेक्षा थी, स्पेशली CLSA का रिपोर्ट जो कहती है कि जो एक अपेक्षा बाजार कर रहा था कि H2 में रिकवरी आएगी, एक्सेंचर के नंबर्स देखकर ये साफ है कि कोई रिकवरी नहीं है। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली कहता है इस गाइडेंस पर, इस परफॉर्मेंस पर आप ये समझ लीजिए कि भारतीय आईटी कंपनियों में जो उम्मीद थी कि शायद रिकवरी कुछ पेस पिकअप करती हुई दिखाई देगी, वो पेस और भी धीमा हो चला है। तो रिकवरी इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, उसमें काफी समय लगेगा। ये है दिक्कत। अब एक्सेंचर की इंपॉर्टेंस ये है कि इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल जैसे हमारी इंडियन आईटी कंपनीज हैं, ज़्यादा वर्कफोर्स भारत से ऑपरेट करती है, तो ये वही आउटसोर्सिंग का मॉडल है। हमारे नतीजों से पहले इनके नतीजे आ जाते हैं, तो पिक्चर पेंट कर देते हैं हमारा कैसा रिजल्ट सीजन हो सकता है। अब ये खुद गाइडेंस काट रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। अनसर्टनिटी है, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं। हालांकि इनकी जो CEO साहब है ना, जूली स्वीट, जूली जी कह रही हैं कि लार्ज डील तो लपक के आ रही, टेरिफिक है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था उन्होंने। ये जो छोटी डील्स हैं, स्मॉलर डील्स, वहां पे अनसर्टिनिटी ज्यादा है। तो किसी ने बहुत सही कहा, कॉर्पोरेट्स US में इस समय डाइट पे है,
तो छोटी डील जो आनी है वो आ नहीं रही, लार्जर डील तो अभी भी लपक चल रही। तो ये इसका मतलब हुआ इनके लिए भी सरदर्द हो गया, हमारी छोटी आईटी कंपनी से सरदर्द, जो ज़्यादा छोटी डील्स पे बेट करती हैं। अनसर्टन एनवायरनमेंट है भाई। भैती साहब, कैसा प्लेस लग रहा है आईटी इंडेक्स आपको? जी आशीष जी, आईटी इंडेक्स में तो प्रेशर है और क्लियरली प्रेशर लार्ज कैप आईटी के कारण ज्यादा देखने मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर के जो कॉन्स्टेंट है उनमें डाइवर्जेंस काफी देखने मिल रहा है। जो लार्ज कैप आईटी है जैसे टीसीएस, इन्फी और विप्रो, हमें लग रहा है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा देखने मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर शॉर्ट साइड में विप्रो और टेक महिंद्रा हमारे प्रिफर्ड शॉर्ट लिस्ट है, लेकिन हमें लग रहा है कि ऊपर साइड में जैसे बिरला सॉफ्ट, एलटीटीएस और परसिस्टेंट, इनमें कोई गिरावट आएगी तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के हिसाब से। तो इनमें खरीदारी की सलाह रहेगी, या शॉर्टिंग नहीं करना है, बट अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो विप्रो एंड टेक महिंद्रा दो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेंगे। हमें लग रहा है आज शायद अगर जो अहम लेवल है 35,700 आईटी इंडेक्स का ये अहम लेवल है, कल का जो परसों का जो क्लोज था, अगर इसके नीचे जाता है तो इसमें फिर 35,400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इसमें प्रेशर रहेगा, लेकिन सेलेक्टिवली थोड़ा सा इसमें प्ले करना पड़ेगा। सेलेक्टिवली प्ले करने की जरूरत। हमारे पास एक क्लियर कट संकेत आता है जो एडीआर्स हैं। एक्सेंचर का स्टॉक तो पिटा कर यूएस के बाजार में। हमारे एडीआर्स में इन्फी का एडीआर अगर तो आज का मूड माहौल का पेंट यही करेगा तो भाई साहब तगड़ा प्रेशर था। एक मिनट, कल एक्चुअल सेशन में इन्फी कितना था जरा दिखाइए डॉक्टर साहब। तो एडीआर दिखा रहा है 4.25% की दबाव। हमारा एक्चुअल सेशन में फ्लैट था, तो सारा स्क्रीन पे प्रेशर आना है। पर याद रखिएगा एडीआर बहुत इलिक्विड होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो जाता है। होपिंग इस तरह का दबाव ना है इन्फी में, अदरवाइज आईटी बहुत ज़्यादा सल्क करेगा। खैर, ये पहला हो गया पॉकेट जो रडार पे। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जा नहीं रहा हूं मैं। शायद गैप डाउन इन्फी का एडीआर दिखा ही रहा है। एक बार गैप डाउन वगैरह हो रहा होगा तो फिर उसके बाद सिलेक्टिवली स्टॉक्स पे चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ हो जाएगी। इस बीच एक होमवर्क गाबा सर, ये मिड कैप आईटी, ये परसिस्टेंट, कोफोर्ज वगैरह में कोई ऐसा कोई स्टॉक जो सिलेक्टिवली खासा वीक दिख रहा हो जिसको आप बेचना चाहो? मैं आता हूं थोड़ी देर में आपके पास, आप देख लो एक दो स्टॉक तो टोल के। इस बीच हर्षदा के पास चला जाए। आज के कुछ अपडेट्स हैं क्यूआईपी रिलेटेड, और उन दोनों स्टॉक्स पे सत्यदेव साहब आप चार्ट रेडी रखना। ये जो दोनों स्टॉक हर्षदा मेंशन करेंगे। हर्षदा रडार पे क्या क्या? आशीष, क्योंकि आप गाबाजी को कह रहे हो कि कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स पर नजरें होनी चाहिए, कोफोर्ज की तरफ से एक अपडेट आया है। हम सब जानते हैं वो 3,200 करोड़ का कंपनी क्यूआईपी लेकर आने वाली थी। ये नहीं पता। हाँ, वो डिटेल्स आ गए हैं। अब कंपनी बेसिकली कह रही है कि रकम का इस्तेमाल मर्जर, एक्विजिशन या अधिग्रहण पर होगा, यानी कि इन्होंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की हैं और उसके लिए इनको फंड्स की जरूरत होगी। अब 3,200 करोड़ में कितना एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल होगा और ऑफ कोर्स वो किस प्राइस पर क्यूआईपी आना है, वो डिटेल्स आगे आएंगे। लेकिन ये भी कुछ डिटेल्स कंपनी की तरफ से सामने उभर कर आया है कि देखिए हम जो फंड रेज कर रहे हैं वो लार्जली एमएनए के लिए है, एक्विजिशंस पर हमारी नजरें हैं। अब आते हैं क्यूआईपी वाले पॉइंट पर। कर्नाटका बैंक और टेक्समैको रेल दोनों के क्यूआईपीज लॉन्च हो चुके हैं। कर्नाटका बैंक का क्यूआईपी जो लगभग 600 करोड़ का टोटल डील साइज है, बेस साइज इसमें 400 करोड़ का है। अपसाइज ऑप्शन के लिए करीब 200 करोड़ और जोड़ सकते हैं। फ्लो प्राइस 231 रुपए 43 पैसे तय किया गया है। यह है कर्नाटका बैंक के क्यूआईपी के डिटेल्स। दूसरी तरफ टेक्समैको रेल, इन्होंने 250 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च किया है जिसकी फ्लो प्राइस 162 रुपए 88 पैसे है। यहां पर जो इक्विटी डाइल्यूशन का गणित आ रहा है वो करीब 4.2% के आसपास की इक्विटी डाइल्यूशन होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये दोनों कंपनियां दरअसल अपने क्यूआईपी को लॉन्च कर चुकी हैं और इन दोनों पर आपकी नजरें होंगी। ओके, तो चलिए गावा सर के पास चलें फिर। तो पहले कोफोर्ज 3,200 करोड़ रुपए क्यूआईपी के थ्रू रेज करेंगे। तगड़ा डाइल्यूशन का डर था और ये भी नहीं पता था काय को इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्लैरिटी तो आई, एटलीस्ट कोई अधिग्रहण करने का मूड बना रहे हैं, इसीलिए इस तरह की तगड़ी डाइल्यूशन हुई है। गावा सर, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे कोफोर्ज? देखिए, काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड। यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए कोफोर्ज, बिल्कुल। इनफैक्ट यहाँ पर एक जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि यहीं से एक अप मूव मिलना चाहिए। एक एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज टॉप होगा 5,600, अगर अप मूव मिलता है तो 6,000 की तरफ भी जा सकता है। शॉर्ट तो मैं नहीं करता कोफोर्ज। ओके, एग्रेसिव कॉल, खरीदारी करने का मन कोफोर्ज में। और कल संभला, कल बढ़िया संभला, 3-3.25% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था ये काउंटर। सतपुते साहब, एक कर्नाटका बैंक, टेक्समैको रेल, किसी में दमखम है क्या? दोनों के क्यूआईपी कल खुल गए, दोनों अच्छा खासा। एक 250 करोड़ पे टेक्समैको रेल उठाना चाहता है, 4.25% डाइल्यूशन करेगा। कर्नाटका बैंक 600 करोड़ पे उठाना चाहता है।
चार्ट्स कैसे हैं किसी दोनों के? आशीष जी, मुझे लगता है कि चार्ट तो यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं लगती। इनफैक्ट जो सेलिंग थी वो कहीं ना कहीं एब्सॉर्ब हो रही है लोअर लेवल पे। दोनों की चार्ट मोस्टली सिमिलर है। रही बात टेक्समैको की, तो मुझे लगता है कि टेक्समैको का जो आज का इंपॉर्टेंट स्तर होगा वो रहेगा 96.50 या 97 पकड़ के चलिए। 97 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली मिलेगी 105 तक, तो टेक्समैको में मूव आएगा। लेकिन कर्नाटका बैंक पे एक नजर रखें। मुझे लगता है 230 का इसका जो ब्रेकआउट था कल का, हालांकि कल चला नहीं, पॉज था, तो 230 के ऊपर पूरे चांसेस है कि 245 से 250 तक जाए। तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा 225 का। टेक्समैको कौन सा देखा आपने? दो टेक्समैको हैं, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग की खबर है ये। ओके आशीष जी, 165 टेक्समैको, वाला। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने टेक्समैको इंफ्रा देखा हाँ है, वो वेरी तो है, सॉरी। इसीलिए मैं कहा। या देखिए, टेक्समैको रेल की बात करें तो उसका चार्ट भी बेहतरीन है, सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट। मोस्टली मिड कैप्स में सब पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे देखिए, टेक्समैको रेल की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा 160 का, और जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 175 180 का। तो यहाँ पे भी स्विंग बनेगा, क्योंकि पैटर्न, दैट इज व्हाट द पैटर्न इज सजेस्टिंग। तो कल का जो पैटर्न है वो एक ब्रेकआउट था 160 के ऊपर, और 165 का क्लोज था। तो 160 का स्टॉप लॉस होगा, 175 180 का टारगेट होगा। ओके, ये दोनों जो QIP खुले हैं उनकी चर्चा हो गई। रडार पे रखेंगे आज ये दोनों स्टॉक्स। इसके अलावा रियल एस्टेट, सावंत साहब आप जरा ये हजदा स्टॉक्स मेंशन करने के लिए कुछ रडार पे रखिएगा, मैं आता हूं। रियल्टी एज एन इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स, उस पर चर्चा कर लेंगे आपसे। हजदा, कौन कौन से रियल एस्टेट में रडार पे? दो स्टॉक्स रडार पर रखेंगे। एक प्रेस्टीज एस्टेट्स। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने दरअसल 62 एकड़ जमीन इंदिरापुरम एक्सटेंशन जो NCR में है उसे खरीदा है। 468 करोड़ में ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। तो शायद वहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। ये लैंड एक्विजिशन इन्होंने किया है। दूसरी तरफ प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ ही महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने साउथ बैंगलोर में महिंद्रा जेन करके एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। साउथ बैंगलोर में भी हमने रिसेंटली देखा है कि प्राइस एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया था। तो देखते हैं वहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, वो डिटेल कंपनी ने नहीं शेयर किया है, लेकिन ये दोनों कंपनियां उस लिहाज से फोकस में। महिंद्रा लाइफ में कुछ बताया ही नहीं, कितना बड़ा टावर, कितनी एरिया, बस एक लॉन्च किया है इतना मेंशन है, रेजिडेंशियल टावर। इंटरेस्टिंग है। प्रेस्टीज एस्टेट्स वो NCR के हॉट मार्केट में 62.5 एकड़ जमीन खरीद डाली, जिस पर हम लोग सुबह सवाल उठा रहे थे, इस तरह का कॉन्टिग्यूस प्लॉट है कि नहीं है वहां पे, हो गई। और जिसके लिए खर्च करेंगे 468 करोड़ रुपीस। पर ध्यान रखिए, सिर्फ इतना नहीं खर्च करेंगे, इस खर्च के बाद भी इनको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। तो दरअसल वो JDA भी है जिस पे अपफ्रंट 468 करोड़ रुपीस का स्पेंड है। अब रेवेन्यू शेयर का क्वांटम क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, वो मेंशन नहीं है। 50-50 है या फिर इनके फेवर में स्क्यूड है, पता नहीं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, सावंत साहब, एल्स रियल एस्टेट में कोई इंटरेस्टिंग पिक, कोई आइडिया अगर हो तो वो मेंशन कर दो आप। तो आशीष जी, इन दोनों स्टॉक्स को मैं जब चेक करता हूँ, प्रेस्टीज और महिंद्रा लाइफ स्पेस, तो यहाँ पे पैटर्न्स डेली चार्ट पे काफी सिमिलर है। बट मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि कैश सेगमेंट में जब देखूं तो एक बार हायर टाइम फ्रेम देखूं। तो इसमें मुझे क्लियर कट जो एक डिफरेंशिएटर नजर आ रहा है वो प्रेस्टीज एस्टेट में नजर आ रहा है। तो अगर कोई बाइंग करनी हो, फिलहाल 1050 के इर्द गिर्द काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक 1065 के ऊपर निकल जाए, 1065 के ऊपर, तो आप बाइंग कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 1030-25 के बीच में। टारगेट आप यहाँ से स्ट्रेट रख सकते हो 1200 तक के। तो 1065 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर आप बाइंग कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर देखें तो एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा जोन है। एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा 1000। इस बीच श्रीराम फाइनेंस में कुछ 77 लाख शेयरों का बड़ा सौदा होता हुआ, ये ब्लॉक विंडो में ट्रेड होता हुआ टिकर टीम अपडेट कर रही है। श्रीराम फाइनेंस कैसा लगता है पार्थिव आपको, आपकी टीम को? 2310 पे खड़ा हुआ है। ये ग्रुप में पोस्ट कंसोलिडेशन आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्ग्लोमरेट बन गया है। और कंपनी के पास अभी अच्छी क्षमता रहेगी कि आगे जाते जो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसमें आगे जाते थोड़ा हम देखेंगे कि रिलीफ मिलेगा, जिसके वजह से उनके नेम्स और स्प्रेड्स में काफी अच्छी वृद्धि हो सकती है। उनका जो मिक्स है इन टर्म्स ऑफ लोन डिस्बर्समेंट काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से वैल्यूएशन अभी कंफर्ट पे है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा स्टॉक है टू हैव इट इन द पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव। हालांकि लास्ट जो 1800 करोड़ रुपए का क्वांटम का लास्ट ट्रेड है, इसकी डिटेल्स अभी तो हाथ में है नहीं, लेकिन इस स्टॉक को भी आज रडार पे रखेंगे।
हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स न्यूज। भारत डायनामिक्स रेडार पर रहेगा आशीष। यहाँ पर बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अप्रूव किया है 8.85 रुपए प्रति शेयर का, इसीलिए वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। भारत डायनामिक्स की हो रही है बातचीत। मझगांव डॉक दरअसल लीज पर जमीन ले रहा है और बिल्डिंग भी 14.55 एकड़ दरअसल लीज पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से लिया जाएगा। 350 करोड़ का ये दरअसल सौदा होता हुआ दिखाई देगा और 29 ईयर लीज में कंपनी उतर रही है। बेसिकली इंडिकेशन यही है कि शायद ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इनको अतिरिक्त जगह चाहिए। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन स्लम्प सेल बेसिस पर अपनी इकाई की जो न्यू डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है वो नोवामेश में ट्रांसफर कर रही है। 450 करोड़ में ये स्लम सेल बेसिस पर ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन टाटा केमिकल पेनल्टी मिली है इनको, एक नोटिस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, करीब 104 करोड़ इनको शायद चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि कंपनी ऑफ कोर्स इसकी अपील करेगी और होपफुली ये कह तो रहे हैं कि एक फेवरेबल आउटकम आता हुआ दिखाई देगा इस मामले में। L&T फोकस में रहेगा। डेट रेज करना चाहते हैं, बेसिकली फंड्स की जरूरत है, डेट के जरिए आएगा ये। 27 मार्च को इस पर विचार होने वाला है। शारदा एनर्जी आज रेडार पर रखेंगे। इसकी एक जेवी है, उसको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, एक कॉम्पोजिट लाइसेंस मिला है एक आयन और ब्लॉक महाराष्ट्र के सुरजागढ़ में, उसके लिए तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रखिए इन स्टॉक्स रेडार पे। शिल्पा जी, ओएमसीज कल बीपीसीएल भी बढ़िया जाते जाते दिन के हाईज पे जाके क्लोज हुआ। कंफर्ट आ रहा है कि इन स्टॉक्स में अब एक्यूमुलेशन का तेजी वेजी करने का? जी बिल्कुल, यहाँ पे बीपीसीएल यहाँ पे 600-620 के लिए डेफिनेटली एक अटेम्प्ट ले रहा है। इसको 3 दिन पहले भी हमने 550 के सपोर्ट से इसमें एक दिया था रिकमेंडेशन, वहाँ से ऑलरेडी 585-590 के जोन्स तक आ गया है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है और भी एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड 610 से लेके 620। अच्छा सेठ साहब, कोल इंडिया और एनटीपीसी शॉर्टलिस्ट किया था। कोल इंडिया का बढ़िया सा ट्रेड तो शेयर कर दिया। एनटीपीसी में तेजी कहां तक, क्या स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करना है, क्या मन बना के आए थे आप? जी आशीष जी, कल के सत्र में 10 के दमदारों में 320-321 के आसपास एनटीपीसी दिया था। व्यू यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स में एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन से स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है। मुझे लगता है 335-340 के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसका 319 रुपए का रखेंगे। और काबा सर, फाइनली आज का आखिरी स्टॉक, ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था पर आपका क्या मानना है? क्या बात, भारतीय एयरटेल क्या नाम क्या उसका? ऊर्जा क्या होता है? आप हिंदी क्लासेस ले रहे हो। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था मतलब एरिडा। एरिडा की दरअसल बैठक है थर्सडे को 28 मार्च को। 24,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहे हैं, बोरोइंग प्रोग्राम के ऊपर है। कैसा लग रहा है एरिडा? गौरांग सर ने आपको, अपन लोग गौरांग सर के रखते हैं संभाल के ये वर्ड। चार्ट कैसा लग रहा है? ऐसा है कि देखिए सर्किट पे था कल स्टॉक है, मुझे लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। काफी गिरावट है एरिडा और जो सपोर्ट कर रहा है अभी 125 के आसपास, ये बढ़िया है। लेकिन कल सर्किट पे था 132 पे, मौका मिले तो लेना चाहिए। पॉसिबल है कि यहाँ से एक आपको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत 160 भी पॉसिबल है एरिडा। नोट पर अभी काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटने का समय। दस्तक देते हैं पहला सौदा।